हेलो दोस्तों। आज का ये वीडियो एंशियंट पॉलिटिकल फिलोसोफर प्लेटो का एक इंट्रोडक्शन है। प्लेटो एज अ एंशियंट फिलोसोफर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपीएससी या स्टेट सर्विसेज के लिए ट्राई कर रहे हैं या इवन यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लेटो आपके पॉलिटिकल साइंस के ऑप्शनल सिलेबस में जरूर इंक्लूडेड रहता है। या फिर अगर आप बीए या एमए पॉलिटिकल साइंस में कर रहे हैं तो भी प्लेटो के आइडिया को आपको समझना बहुत जरूरी है। तो आइए आज इस वीडियो के थ्रू हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं प्लेटो के एक बहुत महत्वपूर्ण आइडिया के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज जो चीज हम देखने वाले हैं वो है प्लेटो का ये फिलोसोफर किंग का आइडिया। अगर आप इस कार्टून में देखें तो यहाँ पे प्लेटो एक किंग की कुर्सी पर बैठे हैं और उनसे कोई आके पूछ रहा है, एक कॉमन सोल्जर आके पूछ रहा है कि किंग प्लेटो, हमारे एक आउटपोस्ट पे किसी ने अटैक कर दिया है, हमें जस्टिस चाहिए। बट प्लेटो का जवाब देखिए क्या है कि तुम जस्टिस तो मांग रहे हो, बट क्या तुम्हें जस्टिस का मतलब भी पता है? तो अगर आपने इस कार्टून को ध्यान से देखा तो आपको थोड़ा बहुत ऑलरेडी आइडिया हो चुका होगा कि इस फिलोसोफर किंग में प्लेटो क्या कहने वाले हैं। पर अगर नहीं भी हुआ है तो कोई बात नहीं, आते आगे 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 मैं आपको इसके बारे में और बताऊंगी। प्लेटो को शुरुआत करने के पहले मैं जरा आपको उनके समय के बारे में या जिस कॉन्टेक्स्ट में, जिस हिस्टोरिकल पीरियड में वो रहते थे उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। देखिए, ये जो एंड ऑफ 6th सेंचुरी बीसीई है, इसको एक क्लासिकल पीरियड बोला जाता है। यह एक गोल्डन एज ग्रीस के इतिहास का। क्यों इस चीज को गोल्डन एज बोला जाता है, इस पीरियड को गोल्डन एज बोला जाता है? उसका रीजन ये है कि इस पीरियड में साइंस में, लिटरेचर में, आर्किटेक्चर में बहुत तरक्कियां हुई। और जिस चीज को आज हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन कहते हैं उसकी शुरुआत भी हो जाती है ये एंड ऑफ 6th सेंचुरी बीसी के टाइम पे। अभी इस टाइम पीरियड में एथेंस में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। क्या ट्रांसफॉर्मेशन है ये? इस पीरियड में क्या होता है कि एथेंस के लोग एक तानाशाही रूलर को हटाकर एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी की स्थापना करते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी अगर आप थोड़ा समझना चाहे तो हमारे भारत में जो पंचायती सिस्टम के पंचायती राज सिस्टम में जो हमारा ग्राम सभा होता है वो एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। बट जो हम पार्लियामेंट के इलेक्शंस में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं, जो कि हमारे इश्यूज को जाके पार्लियामेंट में बोलते हैं, हमारी तरफ से क्वेश्चंस रेज करते हैं, हम लोग खुद तो जाके पार्लियामेंट में एज सिटीजन्स नहीं मिलते, वो एक रिप्रेजेंटेटिव या एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गया। अगर आप इस पिक्चर में देखें तो ये एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी की पिक्चर है जहां पे आप देख सकते हैं एथेंस के कई सारे लोग आकर इकट्ठा मिल रहे हैं और ये लोग कुछ अपने अपने सिटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट निर्णय ले सकते हैं इस डायरेक्ट डेमोक्रेसी के थ्रू। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि इस डायरेक्ट डेमोक्रेसी में हर कोई पार्टिसिपेट करता था। इसमें स्लेव्स, विमेन या वो मेन जिनके पेरेंट्स एथेनियंस नहीं थे और जो 30 इयर्स के बिलो थे, ऐसे लोग इस डायरेक्ट डेमोक्रेसी में शामिल नहीं थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक बहुत ही लिमिटेड डेमोक्रेसी थी। बट प्लेटो जैसे थिंकर को एक्चुअली ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम एथेंस में एस्टैब्लिश होता है वो उससे बहुत ज्यादा खुश नहीं होते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक उनमें कुछ प्रॉब्लम्स रहती है। और क्यों वो इस डेमोक्रेटिक सेटअप से खुश नहीं होते, उसका रीजन एक जो सबसे बड़ा होता है वो ये है कि जब एथेंस में ऐसे डेवलपमेंट्स होना शुरू करते हैं साइंस में, आर्ट्स में, लिटरेचर में, तो एथेंस में कई स्कॉलर्स आते हैं। इनमें से एक स्कॉलर थे सोक्रेटिस,
जो कि प्लेटो के टीचर हुआ करते थे। बट ये जो एथेंस की डेमोक्रेसी है, जिसको कई सारे लोगों ने बड़ा सराहा था, इसी डेमोक्रेटिक असेंबली ने सोक्रेटिस के अगेंस्ट एक डेथ सेंटेंस जारी किया था, जिससे सोक्रेटिस की मौत हो जाती है। वो खुद ही बोलते हैं कि रादर देन कि मैं अपने आइडियाज को छोड़ दूं आप लोगों को कहने पर, इससे बेटर ये रहेगा कि मैं पॉइजन पी जाऊं। क्योंकि सोक्रेटिस प्लेटो के टीचर हुआ करते थे, और सोक्रेटिस को किस तरह का ट्रीटमेंट एथेंस के डेमोक्रेसी में मिला, ये देख के प्लेटो बहुत ही डिसल्यूशनड हो जाते हैं इस डेमोक्रेटिक सेटअप से। तो ये एक छोटी सी कहानी और एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट है उस समय का, जिसमें प्लेटो अपने सारी चीजें लिख रहे हैं या उनके बारे में बात कर रहे हैं। आइए थोड़ा और समझते हैं कि प्लेटो का जो ये फिलोसोफर किंग है, इसका सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट जरा हम देखते हैं कि क्यों प्लेटो ये कह रहे हैं कि एक फिलोसोफर को ही किंग बनना चाहिए। वो क्यों ये नहीं कह रहे हैं कि जिस इंसान का सोसाइटी में जॉन इब्राहिम जैसे मसल्स हो उन्हें किंग बनना चाहिए। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, जरा समझते हैं। जो पहली बात वो बोल रहे हैं कि रूलर का रोल क्या है। रूलर का रोल ये है कि समाज में लोगों को एक गुड लाइफ फॉलो कराया जाए। अगले ही स्लाइड में मैं आपको इस गुड लाइफ का मतलब भी समझाऊंगी। पर प्लेटो का कहना यह है कि देखो, समाज का पर्पस या एक रूलर का पर्पस ये है कि लोग इस गुड लाइफ से जिए। पर इस गुड लाइफ को समझने के लिए आपके पास इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। और ये इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और ये नॉलेज सबके पास नहीं है, ये सिर्फ एक फिलोसोफर के पास ही है। सिर्फ एक फिलोसोफर के पास ही ये एबिलिटी और ये नॉलेज है। तो क्योंकि फिलोसोफर के पास ये नॉलेज है, इसीलिए फिलोसोफर के पास ही पॉलिटिकल पावर भी होनी चाहिए। अगर आप फिलोसोफर के पास पॉलिटिकल पावर नहीं दोगे, तो ये जो इविल सोसाइटी में है, जिससे कि प्लेटो इस तरफ भी इशारा कर रहे थे कि सोक्रेटिस के साथ जो हुआ, ऐसे टाइप के इविल्स जो एथेनियन सोसाइटी में वो देख रहे हैं, अगर फिलोसोफर के पास पावर नहीं आए तो इस टाइप के इविल्स कंटिन्यू होंगे। तो ये एक सीक्वेंस ऑफ थॉट है जिसके थ्रू प्लेटो ये कह रहे हैं कि क्यों एक फिलोसोफर को ही किंग बनना चाहिए। आई होप आपको ये सीक्वेंस ऑफ थॉट समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको गुड लाइफ का मतलब समझाऊंगी। देखिए, आज के जमाने में अगर हम किसी से पूछते हैं कि भाई जरा बताना तुम्हारे लिए अच्छी जिंदगी क्या होगी, तो हम में से ऑलमोस्ट सारे लोग यही कहेंगे कि देखो, मेरे लिए तो अच्छी जिंदगी यही होगी कि मेरे पास ढेर सारा पैसा हो, मेरे पास सोसाइटी में बड़ी इज्जत हो, बड़ा प्रेस्टीज हो, बड़ा रुतबा हो, यही मेरे लिए गुड लाइफ है। बट प्लेटो जैसे फिलोसोफर कह रहे हैं कि दोस्तों, ये तो गुड लाइफ है ही नहीं। गुड लाइफ का मतलब तो है कि आप में कुछ वर्च्यूज हो, आप कुछ वर्च्यूज के साथ अपनी जिंदगी जिए। क्या है वो वर्च्यूज? विजडम, करेज, जस्टिस। ऐसी वर्च्यूज अगर आप में है, तब वो गुड लाइफ है। ये जो चीजें हैं, पावर, पैसा, रुतबा, ये तो गुड लाइफ है ही नहीं प्लेटो के अनुसार। तो एक स्टेट का पर्पस क्या है? स्टेट का पर्पस ये है कि वो इन वर्च्यूज को प्रमोट करे, जैसे विजडम हो गया, जस्टिस हो गया। बट प्लेटो ये कह रहे हैं कि जिस पॉलिटिकल सिस्टम में मैं रह रहा हूं, उसमें तो ऐसे वर्च्यूज प्रमोट ही नहीं हो रहे हैं, उसमें तो ऐसे वर्च्यूज एनकरेज ही नहीं हो रहे हैं। रैदर कैसे वर्च्यूज एनकरेज हो रहे हैं? एग्जैक्ट ऑपोजिट वर्च्यूज। ऐसे वर्च्यूज जहां पे हम पावर के पीछे भागेंगे, पैसे के पीछे भागेंगे, कोई हमें पैसे दे दे तो हम जस्टिस का साथ छोड़ देंगे, हम सच्चाई का साथ छोड़ देंगे। ऐसी चीजों को हम देख रहे हैं, प्लेटो कह रहे हैं, इस एथेनियन समाज में।
और वो क्या कह रहे हैं कि रूलर्स तो लोगों के लिए नहीं रूल कर रहे हैं, वो लोगों की भलाई के लिए नहीं रूल कर रहे हैं, वो तो अपने स्वार्थ के लिए रूल कर रहे हैं। अभी क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये रूलर्स लोगों के हित में काम क्यों नहीं कर रहे हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए क्यों काम कर रहे हैं? तो उसके लिए प्लेटो का जवाब ये है कि वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो तो इग्नोरेंट है। उन्हें तो इस गुड लाइफ का, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि प्लेटो के लिए गुड लाइफ का मतलब क्या था, वो तो इस गुड लाइफ के मतलब को ही नहीं समझते। और प्लेटो और भी कह रहे हैं कि जब आप एक सोसाइटी में इस तरह से पावर को या पैसे को परस्यू करने लगते हो, तो क्या होता है, हर इंसान चाहेगा कि मेरे पास मेरे नेबर से ज्यादा पैसा हो, मेरे पास किसी दूसरे पॉलिटिशियन से ज्यादा पावर हो। तो ये जो रेस है, इससे सोसाइटी में इंस्टेबिलिटी आ जाती है, इससे सोसाइटी की यूनिटी खराब हो जाती है। अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में आप इस बात को समझना चाहो, तो अफगानिस्तान में आज आप जो देख रहे हैं वो किसी ना किसी तरह इसी बात से रिलेटेड है। ये जो पावर और मनी का जो ये खेल है, इसी इसी के वजह से आज ये इंस्टेबिलिटी आपको देखने को मिल रही है। सो स्टेट का पर्पस प्लेटो के लिए क्या हुआ कि भाई इस पावर के पीछे या इस पैसे के पीछे नहीं भागना है, हमें तो इन वर्च्यूज को इनकलकेट करना है। तो ये हुआ स्टेट का पर्पस। तो अब आते हैं इस फिलोसोफर के बारे में। जरा आप इस पिक्चर को देखिए। इस पिक्चर में जो एक हमें किंग का रोल, एक किंग जैसा इंसान दिख रहा है, जिसके पास जॉन इब्राहिम जैसी बॉडी तो है, मगर हाथ में एक किताब भी है। तो ये हुए हमारे फिलोसोफर किंग। क्यों एक फिलोसोफर को किंग बनना चाहिए? क्योंकि वही समझ सकते हैं गुड लाइफ का मतलब, क्योंकि उनके पास ही वो नॉलेज है जिससे वो गुड लाइफ का मतलब समझ सके। वो इन वर्च्यूज की कीमत को समझ सकते हैं, जस्टिस, विजडम, इनके वैल्यू को समझ सकते हैं। और ये जो फिलोसोफर किंग है, ये तो पॉलिटिकल पावर के पीछे नहीं भागेंगे, ये पैसे के पीछे नहीं भागेंगे, जिसकी वजह से वो सोसाइटी के लिए एक आइडियल रूलर बनेंगे। अभी प्लेटो के फिलोसोफर किंग के आइडिया के साथ ही एक और आइडिया कनेक्टेड है, वो है उनके आइडियल फॉर्म्स का। अब कई बार स्टूडेंट्स को ये आइडियल फॉर्म्स का आइडिया समझ में नहीं आता है। सो यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ स्नैपशॉट दूंगी कि आइडियल फॉर्म्स का क्या मतलब है, और थोड़ी और गहराई में हम इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। तो थोड़ा समझते हैं कि आइडियल फॉर्म्स क्या है। मान लीजिए हम में से सभी लोग, जब हम देखते हैं कि किसी ने कोई बहुत बड़ा अपराध किया है, और उस अपराध के बाद जब उन्हें सजा मिलती है, जब कोर्ट उन्हें सजा सुनाती है, तो हम कहते हैं वाह वाह, ये तो जस्टिस हो गया, न्याय हो गया। बट प्लेटो कहेंगे कि भाई ये तो जस्टिस का एक एग्जाम्पल है, पर क्या तुम्हें जस्टिस का मतलब पता है? क्या तुम्हें जस्टिस का कोई नॉलेज है? तुमने जस्टिस के बारे में कोई पढ़ाई की है? तुम तो बस एक एग्जाम्पल देख रहे हो और कह रहे हो कि ये जस्टिस है। ये जस्टिस नहीं है। तुम्हें जस्टिस का अगर एक्चुअल मतलब समझना है, तो वो तो तुम्हें इस दुनिया में या हमारे समाज में देखने को ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो एक बड़ा आइडियल है। क्योंकि वो एक आइडियल है, इसीलिए ऑर्डिनरी लोगों को उसकी समझ ही नहीं हो सकती। उसकी समझ किसे हो सकती है? इस फिलोसोफर किंग को हो सकती है, जिसने नॉलेज के द्वारा उस आइडियल फॉर्म की समझ को बनाया है। तो ये शॉर्ट में एक प्लेटो का आइडियल फॉर्म का मतलब हुआ। अभी प्लेटो जब आगे अपने पहले किताब के बाद जब अपने दूसरे कुछ वर्क्स लिखते हैं, तो उन्हें समझ आता है कि ये जो आइडियल फॉर्म की बात मैंने की है, या ये जो फिलोसोफर किंग की बात मैंने की है, वास्तविक में तो ऐसा फिलोसोफर किंग मिलना जरा मुश्किल ही होगा। तो क्या उपाय बनाया जा सके? तो मूविंग फ्रॉम यूटोपिया टू रियलिटी, तो जो सल्यूशन प्लेटो निकालते हैं वो ये है
वो है एडुकेशन का सल्यूशन। क्या है ये एडुकेशन का सल्यूशन? वो बोलते हैं देखो, हो सकता है कि ढूंढने पर मुझे सोसाइटी में एक ऐसा फिलोसोफर किंग जैसा बंदा ना मिले, पर मैं ये काम तो कर सकता हूं कि मैं सोसाइटी से कुछ ऐसे लोगों को उनके टैलेंट के बनाम पे चुन सकता हूं जो कि मुझे लगता है कि रूलिंग क्लास बनने के लायक है। और इन लोगों को मैं इन वर्च्यूज में एडुकेट करूंगा, इन आइडियल फॉर्म्स में एडुकेट करूंगा, और ये जो स्मॉल इंटेलेक्चुअल एलिट होगी, इसे फिर इस फिलोसोफर किंग की तरह मोल्ड किया जा सकता है। और ये एबिलिटी समाज के हर इंसान में नहीं है, ये कुछ चुनिंदा लोगों में ही होगी। और जब हम इन लोगों को चुनेंगे और इन्हें ट्रेन करेंगे और इन्हें फिलोसोफर किंग बनाएंगे, तो ये अपने फैमिलीज के साथ भी नहीं रहेंगे, क्योंकि जब हम अपने फैमिलीज के साथ रहेंगे तो इनमें शायद करप्शन की संभावना हो सकती है। इसके वजह से ये कुछ कॉम्यून्स में रहेंगे, ना कि अपने फैमिलीज के साथ रहेंगे। तो ये जो एडुकेशन का जरिया है, इसके थ्रू ऐसे लोगों को ट्रेन किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, जो कि प्लेटो के उस आइडियल फिलोसोफर किंग जैसे हो। अभी ये शॉर्ट में एक फिलोसोफर किंग का आइडिया है जो प्लेटो ने दिया है, बट प्लेटो के इस आइडिया को बहुत सारे स्कॉलर्स क्रिटिसाइज करते हैं। क्यों क्रिटिसाइज करते हैं? वो बोलते हैं प्लेटो तो एक एलिटिस्ट कल्चर प्रमोट कर रहे हैं, जहां पे आप ये नहीं कह रहे हो कि भाई देखो, समाज में हर इंसान में ये फिलोसोफर किंग बनने की कैपेबिलिटी है। आप तो कह रहे हो कि कुछ चुनिंदा लोगों में ही ये कैपेबिलिटी है। तो ये तो एक एलिटिस्ट कल्चर हो गया। दूसरा, प्लेटो के आइडिया को और क्रिटिसाइज किया जाता है कि वो एक पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड प्रमोट करते हैं। पैटर्नलिज्म का क्या मतलब है? अगर मैं अभी आप सबसे कहूं कि देखो, मुझे पता है कि तुम लोगों के लिए अच्छा क्या है। जैसे कई बार घर में हमारे मम्मी पापा हमसे कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं पता, मुझे पता है तुम्हारा भला किस में होगा, तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। तो ये होता है एक पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि समाज के लोगों के पास तो आप कह रहे हो कि ये क्षमता ही नहीं है कि वो अपना अच्छा बुरा डिसाइड कर सके। ये क्षमता किसके पास है? ये सिर्फ फिलोसोफर किंग के पास है। तो यहाँ पे एक पैटर्नलिज्म का भी आप एटीट्यूड दिखा रहे हो। तो ये प्लेटो की दो क्रिटिसिज्म है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया और इंट्रोडक्शन प्लेटो के आइडिया के ऊपर हो गया होगा। अगले कुछ आने वाले वीडियोस में हम प्लेटो के कुछ और आइडियाज को गहराई में समझेंगे, जैसे उनके एडुकेशन के बारे में उन्होंने क्या कहा, ये जो आइडियल फॉर्म वाला चीज मैंने आपको बताया, इससे रिलेटेड है उनका जो एलेगरी ऑफ केव। ये सब भी हम आने वाले वीडियो में देखेंगे इस सप्ताह में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपने इससे कुछ सीखा हो, तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।